जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। पिछले लेक्चर में 2024 के 6 एग्जाम्पल हमारे हो गए थे। अभी आज के लेक्चर के माध्यम से 2024 की एग्जामिनेशन में कंटिन्यूटी के आए हुए बाकी के प्रश्नों को देखेंगे। भैया 5 प्रश्न और रह गए हैं। एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन में शिफ्ट वाइज जितने भी प्रश्न आए वो सारे के सारे हम लोग देख रहे हैं। भैया कल हम लोगों ने 6 प्रश्न के आसपास देखे, 6 क्वेश्चन देखे। आज हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 11 क्वेश्चन आए हैं, कभी 10, कभी 11, कभी 12, कभी 8, कभी 7। इस तरीके से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं लिमिट और कंटिन्यूटी के शिफ्ट वाइज। 2020 से लेकर 2025 तक की सीरीज चल रही है। 2020 से लेकर 2025 तक के लिमिट के आपने पीवाईक्यू देख लिए होंगे। अगर आपने लिमिट चैप्टर के पीवाईक्यू देख लिए है, उसके बाद आप कंटिन्यूटी के पीवाईक्यू देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। लिमिट के और कंटिन्यूटी के पीवाईक्यू आपको छोड़ने नहीं है। हर साल एग्जामिनेशन में इनके ऊपर एक एक प्रश्न तो बनता ही, यानी कि 2 बनता है। इसके बाद हम लोग मैट्रिसेस, डिफरेंशिएबिलिटी, उसके एप्लीकेशन और जितने भी चैप्टर्स है आपके, सभी के ऊपर मैं पीवाईक्यू बनाने की कोशिश करूंगा। पूरी ताकत से भिड़ा हुआ हूं आप सभी विद्यार्थियों के लिए। आज के लेक्चर में बचे हुए 2024 के क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे, इसके बाद और 2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा। लेट के बी अ नॉन जीरो रियल नंबर। अगर के हमारा कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, हमको के की वैल्यू यहाँ पे निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फंक्शन। इसके पिछले भी लेक्चर में बताया, कभी जब भी कोई भी वैल्यू आपको निकालना है, कभी भी, जैसे के कांस्टेंट निकालना है, अल्फा बीटा निकालना है, ए निकालना है, या फिर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालना है, कुछ निकालने के लिए पूछा जाए कंटिन्यूटी के माध्यम से, तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ये बात का आप ध्यान में रखेंगे। या फिर कभी ऐसा प्रश्न हो जाए कि फंक्शन को कंटिन्यूस बनाइए देन फाइंड करें के की वैल्यू, तो हमें यानी कि कुछ भी हमको फाइंड करना है तो हमें पहले फंक्शन को कंटिन्यूस बनाना होगा। फंक्शन हमें यहाँ पे कंटिन्यूस दिया गया है, और क्या फंक्शन दिया गया है, इसमें हम लोग लिमिट लगाएंगे। लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे हमारे पास जीरो काम कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। फंक्शन को लगाएंगे, इक्वल टू क्या आना चाहिए, एफ ऑफ जीरो। और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 12, यानी एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 12 दी है। अगर ये वैल्यू आ जाती है तो मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी, यानी पहले मुझे लिमिट निकालना है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फंक्शन क्या दिया है हमारे पास, ए टू द पावर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाय के इंटू में आपको लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाय 4 दिया है। इतना कचरा एग्जांपल दिया है। लिमिट का फार्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। एक्स की कमी है यहाँ पे, लॉग ऑफ 1 प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। एक्स की कमी है यहाँ पे, ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। एक्स की कमी ऊपर भी है, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, स्क्वायर की कमी है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पिछले वीडियोस जाके देख लीजिए आप, लिमिट के और कंटिन्यूटी के, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर से, डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है मुझे समझ में आ गया है सर कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, लिमिट केक कटेगा, सब में पड़ेगा, लिमिट सेपरेट कर देंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय के अपॉन में यहाँ पे एक्स दे देंगे, लिमिट एक्स टू। अब आप बोलेंगे सर डिनोमिनेटर में तो हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। यस, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, एक एक्स इसको मिलेगा, एक एक्स इसको मिलेगा, दोनों एक्स मिलेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाय 4 डिवाइड बाय एक्स हो जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी 1 आ जाएगा। यहाँ पे किसकी कमी है, लिमिट आप देखेंगे एक्स टेंस टू जीरो, एक्स की टर्म यहाँ पे क्या है, के है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन एक्स बाय के अपॉन में, यहाँ पे एक्स से डिवाइड में अपॉन के करना पड़ेगा। तो इंटू भी मुझे, अगर मैंने डिवाइड 1 बाय के किया तो इंटू 1 बाय के करना पड़ेगा। इंटू में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाय 4 है, डिवाइड बाय एक्स है, एक्स में किसकी कमी है, बाय 4 की, तो इंटू भी क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 4 करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ से लेके आप लिमिट लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, 1 बाय के इंटू 1 बाय 4 के, यानी कि 1 बाय 4 के हो जाएगा, यानी इसे हम लिखेंगे 4 के। इक्वेशन नंबर आपका 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। 4 के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, तो 4 के इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 4 के इक्वल टू 12, यानी कि के की वैल्यू आ गई 3। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। स्पीड में करना है क्योंकि 50 एग्जाम्पल करना है, और आपको ये 50 एग्जाम्पल 90 मिनट में करना है, तो स्पीड तो थोड़ी सी मेंटेन करनी पड़ेगी। और मैंने इतने बार पीवाईक्यू एक्सप्लेन कर दिया है कि भैया स्पीड आनी चाहिए। मैंने कंटिन्यूटी बताया है डिटेल में, कंटिन्यूटी क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, ग्राफ के बारे में बताया, बहुत सारे कंटिन्यूस के एग्जांपल लिए, डिसकंटिन्यूस के एग्जांपल लिए। पहला एग्जांपल, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर, पांचवा लेक्चर देखते हुए चलेंगे, एक एक लेक्चर देखेंगे तो भैया आपको धीरे धीरे सारे एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे, सारे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में ऐसा कुछ खास है ही नहीं,
ठीक है। जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर, बार बार आपको पिछले भी लेक्चर में परेशान कर रहा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो भी होता है, मैंने बहुत बार इसके डायग्राम बनाए हैं, देख लेंगे आप। ठीक है, आता है 0, ये आता है 1, ये आपका 2 आता है उसके बाद ये आपका 3 आता है। इसके बाद इस तरीके से चलेगा। हर एक इंटीजर पे 1 पे शिफ्ट हो गया, 2 पे शिफ्ट हो गया, 3 पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से हर एक इंटीजर पे, चाहे प्लस में देखेंगे या फिर माइनस में, शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया। टूट रहा है, बीच में ब्रेक हो रहा है, बढ़ रहा है, ब्रेक हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ब्रेक हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये ब्रेक होते हुए जा रहा है। कैसे जा रहा है? ब्रेक होते हुए जा रहा है। तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। हर एक इंटीजर पे टूट रहा है, हर एक इंटीजर पे टूट रहा है, तो हर एक इंटीजर पे क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ पे क्या दे दिया है? फंक्शन दे दिया आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, x/2। अगर x/2 बोले तो -10 से 10 के बीच में। अगर हमको बोला है -10 से 10 के बीच में, ये तो x हो गया, आपको दिया है। अगर x/2 लेंगे तो ये तो -5 लेस देन x लेस देन 5 हो जाएगा। 2 इंटू ये -5 -10 हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। तो x/2 -5 से 5 के बीच में रहेगा। यानी कि आप लिख सकते हैं x/2 बिलोंग करेगा -5 से 5 के बीच में। और यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया x/2 की वैल्यू 0, -5 से 5 के बीच में +-1, +-2, +-3 और +-4 आता है। तो अगर आप 0 पे देखेंगे एट x इक्वल टू 0, तो 0 और 1 के बीच में, अगर 0 और 1 के बीच में अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे, 0 और 1 के बीच में 0.5 लेंगे उदाहरण के तौर पे, यानी कि अगर आप 1/2 लेंगे, ठीक है, यानी कि ये 0.5 और 0.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो 0 पे आ जाएगा। 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो 1 पे आ जाएगा। 2 से 3 पे कोई भी वैल्यू रखो 3 पर आ जाएगा। पीछे आता है, नाम तो ग्रेटेस्ट है लेकिन बढ़ता पीछे। इसकी भी कहानी है, कैसे आता है, क्यों आता है, किस तरीके से होता है, फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, इसे डिटेल में हम लोग अगले लेक्चर के माध्यम से देखेंगे। कि अगले लेक्चर में जब हम लोग फंक्शन की लिस्ट प्लेलिस्ट चालू कर लेंगे, उसमें हम लोग इस सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे काम करता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसे काम करता है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे काम करता है, रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन कौन से होते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन से होते हैं। तो उसमें से साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स का ग्राफ क्या होता है, सेक एक्स का ग्राफ क्या होता है, कोसेक एक्स का ग्राफ क्या होता है, ई पावर एक्स का ग्राफ क्या होता है, ए पावर एक्स का ग्राफ क्या होता है, लॉग एक्स का ग्राफ क्या होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग फंक्शन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे तो आगे 0। तो अगर आप 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे, यानी कि अगर 0 और 1 के बीच में अगर 0 भी हो इंटीजर, तो ये तो 0 दे रहा है। तो फंक्शन क्या दे रहा है आपको? 0 दे रहा है। x के जगह 0 डालने पे भी 0 मिल रहा है। तो यानी फंक्शन तो 0 पे कंटिन्यूस है ना। लिमिट भी अगर आप निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, x इंटू x/2 यानी कि 0 की, तो आंसर 0 ही आएगा। तो फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स भी 0 है और एफ ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो 0 पर तो फंक्शन कैसा है? 0 पे ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है। 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, 0 को छोड़ के बाकी सब पे डिसकंटिन्यूस है। तो जितने भी इंटीजर है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है, और जितने भी फ्रैक्शनल पार्ट बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो जितना भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है सभी पे डिसकंटिन्यूस होता है। और 0 पर भी होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है एक्स का, और यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व करके देखा तो वैल्यू भी 0 आ रही है। तो यहाँ पे ये 0 पे कंटिन्यूस हो गया, बाकी पे डिसकंटिन्यूस हो गया। कितने पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है जिस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूड है। तो यहाँ पे कितना है? ऑप्शन नंबर डी इज और राइट आंसर। यानी डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने आ रहे हैं यहाँ पे? इज इक्वल टू 8 आ रहे हैं, 8 पॉइंट्स आ रहे हैं। उसके बाद इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a/2 x माइनस मॉड ऑफ एक्स इफ x इज लेस देन 0। बहुत बार बताया, अगर मॉड ऑफ फंक्शन है, ठीक है, और अगर ऐसा लिखा जाए तो हम लोग x लिखेंगे इफ x इज ग्रेटर देन 0, इक्वल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पे लिखेंगे x लेस देन 0 पे माइनस लिखेंगे, यहाँ पे भी इक्वल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या तो ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, दोनों में लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे भाई ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेस देन 0, लेफ्ट हैंड लिमिट ग्रेटर देन 0, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 0। यानी 8.0 पे हमको फंक्शन की वैल्यू दी गई है। क्या दी गई है? 8.0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 दी गई है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन क्या दिया है? a/2 x माइनस मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ x के जगह हम लोग लिखेंगे -x, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस x हो जाएगा, और x प्लस x क्या हो जाएगा आपका? लिमिट x टेंड्स टू 0 a/2 x प्लस x, ये हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि क्या आएगा? लिमिट, आंसर क्या आ जाएगा? a इंटू एक्स लिमिट, चलो a को बाहर निकालता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटू एक्स हो जाएगा। x के जगह 0 अप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ गया? 0। इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 2 आया। अब राइट हैंड लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू क्या बोल रही है? bx स्क्वायर साइन 1/x।
तो जब भी ऐसा फंक्शन आए लिमिट x टेंस टू 0 बी एक्स स्क्वायर साइन 1/x, तो ये ऐसे वाले प्रॉब्लम नहीं क्या बहुत बार पूछे जाते हैं विद्यार्थियों। बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x, तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत बार कंटिन्यूटी में पूछे जाते हैं, जेई एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एमएसटी सीटी में पूछे जाते हैं। अगर x साइन 1/x, साइन 1/x ऑसिलेटिंग फंक्शन है, x के जगह 0 रखेंगे 1 इन्फिनिटी, ये नॉट डिफाइंड होता है। -1 से 1 साइन एक्स का जो साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स होता है वो -1 से 1 के बीच में इसकी रेंज होती है, यानी -1 से 1 के बीच में डिफाइंड होता है। लेकिन जब आप 0 की तरफ देखेंगे ना, जब ये 0 जाता है साइन 1/x ऑसिलेट करना चालू कर देता है। क्या करना चालू कर देता है? ऑसिलेट करना चालू हो जाता है, एक्चुअल यानी ऑसिलेटिंग लिमिट देता है, यानी एक पॉइंट पे दूसरी तो दूसरे पे दूसरी लिमिट, ऊपर नीचे एकदम एक्यूरेट हम लोग लिमिट नहीं बता पाते हैं, जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट बता पाते हैं, तो यहाँ पे तो लिमिट नहीं बता पाते। एक्स के जगह 0 रखने पे 0 इंटू ये बाउंडेड है, 0 इंटू बाउंडेड फंक्शन, ये बाउंडेड फंक्शन है साइन 1/x, क्योंकि -1 और 1 के बीच में, तो 0 इंटू बाउंडेड आंसर क्या होता है 0। अगर 0 इंटू बाउंडेड यानी कि कोई फाइनाइट क्वांटिटी दी गई, कोई फंक्शन बाउंडेड दिया गया है जिसकी रेंज सेट बाउंडेड है, ये जेई का कंसेप्ट है, यहाँ पे आ रहा है क्योंकि सीईटी में पूछा गया था, सीईटी में बताया गया नोटिफिकेशन में कि एज पर जेई लेवल के हम लोग कुछ क्वेश्चन देंगे भैया, दम है तो सॉल्व करो। है भैया सॉल्व करने का दम, क्योंकि हमारे पास गणित विषय गुरुकुल है, और जिसमें गणित विषय गुरुकुल में मेरे जैसे मास्टर है जो आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, 100% सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 0 एक्स के जगह 0 अप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा पूरा का पूरा फंक्शन। और इसे हम लोग एक्चुअल में इसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के द्वारा सॉल्व किया जाता है। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी क्या होती है, राइट हैंड लिमिट यानी क्या होती है, मैंने आपको समझा है। फिलहाल हमारे पास वीडियो में टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को कोई देख रहा है, कोई समझना चाहता है या समझ के पढ़ाना चाहता है, तो भी आप समझ लो भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, उसके बाद इसका आंसर दोनों में लेफ्ट हैंड लिमिट में अलग आएगा, राइट हैंड लिमिट में आंसर अलग आएगा। इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट यहाँ पे हाँ सॉरी, दोनों इसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट इसका आंसर 0 आता है, लिमिट इसका आंसर 0 आता है। लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी क्योंकि ये बाउंडेड है, बिल्कुल बिल्कुल। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट में भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। अब ये भी इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 आ गए, इक्वेशन 1, 2 और 3 आ गए, और तीनों में 0 दिख रहा है। तो आप ए कोई भी रियल नंबर हो, ए की जगह 0 रखो, 0.1 रखो, 1 2 रखो, रूट रखो, कुछ भी वैल्यू रखो, कोई भी रियल नंबर रख दो, 1/2 रख दो, 1/π रख दो, पाई रख दो, कोई भी रियल नंबर रख दो, 5 रख दो, 10 रख दो, 100 रख दो, 50 रख दो, कुछ भी रख दो भाई ए की जगह, तो भी a इंटू 0 तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे b के जगह कुछ भी रख दो, इसके लिमिट का आंसर 0 आ रहा है, तो ये तो 0 ही रहेगा, है ना। तो समझ में आ रहा है कि b इंटू 0 ये भी 0 हो गया। तो कोई भी रियल नंबर हो, यहाँ पे फंक्शन तो कंटिन्यूस आ रहा है, क्योंकि एफ ऑफ 0 की लिमिट भी 0 है, और इनके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है 0। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। जब ये तीनों चीज़ आ जाती है तो भैया फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे इस कंटिन्यूस, यस ये फंक्शन क्या दिया है, कंटिन्यूस दिया है। और फॉर ए एंड बी, ये अगर कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी रियल वैल्यू हो, तो उसके लिए है ऑप्शन नंबर बी क्या बोला है, रैशनल ओनली। तो रियल नंबर में तो रैशनल और इरेशनल दोनों ही आते हैं ना, तो कोई रियल नंबर के बीच में, या फिर आप कोई भी इंटरवल लेंगे 0 और 1 के बीच में, चलो 0.0 से 0.1 के बीच में, 0 से मान के चलो 0.5 के बीच में, यहाँ पे करोड़ों रैशनल और इरेशनल नंबर बैठे, तो रियल नंबर जो लाइन है करोड़ों रैशनल और इरेशनल से मिलके बनती है। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि भैया सिर्फ इरेशनल में होगा, तो कैसे चेक कर, अब यहाँ पे तो करोड़ों रैशनल नंबर है, कैसे उठा के चेक करोगे आप कि फंक्शन कंटिन्यूस हो रहा है या डिसकंटिन्यूस हो रहा है, उठाओ। ओनली रैशनल में नहीं, पूरे रियल में आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो गया। ओनली रैशनल में कैसे चेक कर लेंगे हम लोग, ए इज ओनली इरेशनल में तो चेक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल होते हैं, रैशनल काउंटेबल तो भी होते हैं। अब ये काउंटेबल अनकाउंटेबल के क्या ये पाला है सर, ये क्या आता है ऊपर, जब हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे, आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, एमएससी मैथमेटिक्स करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि रियल एनालिसिस क्या होता है। ये जो रियल नंबर सिस्टम है उसमें हम लोग यानी कि रियल एनालिसिस पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग ये लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी को देखते हैं। जब आप नेट, सेट, गेट, हायर मैथमेटिक्स की एग्जामिनेशन को देंगे एमएससी मैथ्स के बाद, तब आपको ये सारी चीज़ें काउंटेबल अनकाउंटेबल समझ में आएगा। खैर मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि मैं ये अब भी मेरी एक बैच हुई, नेट सेट की बैच को पढ़ा रहा था मैं। चलो, इरेशनल नंबर बहुत सारे होते हैं तो उसमें भी होगा नहीं, ए एंड बी ओनली रैशनल होगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गए 3 प्रश्न हो गए, और 2 क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन को इस तरीके से आपको समझना है, और 2 प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर इसके आगे का 3, 4 और 5, फिर हमारे 2024 के PYQ कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम लोग 2025 के PYQ चालू करेंगे।
दोस्तों तो बचे हुए दो एग्जांपल है जिसे हम लोग देख लेते हैं। दोनों एग्जांपल थोड़े से टफ लेवल पे आए हैं और एग्जांपल नंबर जो है लास्ट में दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ये पूरा एग्जैक्ट जेई का क्वेश्चन है और ये जेई में आया था। अभी सीईटी वालों ने क्या किया है पिछले 1-2 साल से 2024 और 2025 के आसपास हम लोग आप देख सकते हैं कि ये जो 2024 और 25 रहे हैं यहाँ पे बच्चों को टफ लेवल महसूस हुई है कि भैया लेवल अभी सीईटी की जो है बढ़ चुकी है। 2023 में भी आप देखेंगे तो अच्छे खासे लेवल के प्रश्न आए थे, उतने भी एकदम हार्ड नहीं थे, इजी थे। अभी सीईटी की लेवल बढ़ते हुए चली जा रही है, बढ़ाई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इंटरेस्टेड है सीईटी देने में। जेई क्लियर नहीं कर पाते तो सीईटी में चले आते हैं, तो सीईटी में जब वो आते हैं तो वो बहुत आसानी से इतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट पास कर जाते हैं, उतनी सीट भी नहीं होती। तो इन्होंने सोचा कि भैया सीईटी में कंपटीशन को थोड़ा सा और तगड़ा बनाया जाए, सीईटी की लेवल बढ़ाई जाए। तो जब सीईटी का नोटिफिकेशन आता है ना तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन फ्रेमिंग करेंगे एज पर जेई, या फिर जेई को फॉलो करते हुए हम लोग क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। तो पूरे एग्जैक्ट जेई के नहीं देते, थोड़े से 20 to 25% इन्होंने जेई को मिक्सअप करने का प्रयत्न किया है यहाँ पे। लेकिन प्रश्न तो आपको करने ही पड़ेंगे क्योंकि एडवांस यहाँ पे लेवल थोड़ी सी जो है वो बढ़ रही है, एडवांस लेवल हो रही है, तो इन्हें हम लोग डील करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1+tan x अपन में 1+sin x का पावर cosec x दिया। अगर आप यहाँ पे इस कंटिन्यूस दिया है और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ जीरो यानी कि लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। अगर मेरे पास ये लिमिट आ जाती है तो भैया एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू जीरो। फंक्शन का फंक्शन क्या दिया है आपको, 1+tan x अपॉन में 1+sin x का पावर में कोसेक एक्स। अब यहाँ पे आप x के जगह जीरो डालेंगे, टेन जीरो जीरो होता है 1/1 और यहाँ पे कोसेक जीरो इज इन्फिनिटी होता है, तो 1 का पावर इन्फिनिटी। तो 1 का पावर अगर इन्फिनिटी है और फंक्शन है पावर में जी ऑफ एक्स है तो फॉर्मूला क्या कहता है, ई के पावर में आप इसको लेके जाओ, ई के पावर में लिमिट लगाओ, जी ऑफ एक्स को सामने लाओ, एफ ऑफ एक्स -1 कर दो। तो ये करके देखने के बाद भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्यूरेट आंसर तक हम लोग नहीं पहुँचेंगे, तो ये यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है। अगर आप करना चाहते हो तो एक बार ट्राई कीजिए, कहीं ना कहीं तिकड़म लगा के अगर आप करेंगे तो इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई का पावर लिमिट x टेंस टू जीरो जी ऑफ एक्स कोसेक एक्स यानी कि क्या होता है 1/sin x हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1+tan x अपॉन में 1+sin x -1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये ई का पावर में लिमिट x टेंस टू जीरो हो जाएगा 1/sin x। तो ये 1+tan x -1 -sin x अपॉन में 1+sin x कुछ इस तरीके से आएगा, e टू दी पावर में लिमिट x टेंस टू जीरो 1/sin x, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, tan x -sin x, तो tan x को आप sin x बाय cos x लिखते हैं, तो ये हो जाएगा sin x बाय cos x माइनस sin x अपॉन में 1+sin x। तो यहाँ से sin x कॉमन निकालेंगे, sin कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो, ऊपर बचेगा 1 माइनस cos x अपॉन में cos x इंटू में 1+sin x कुछ इस तरीके से बच जाएगा। तो आप देखेंगे x जो जीरो ये भी 0/0 फॉर्म है, क्योंकि नहीं 1 माइनस ये हो जाएगा 1 यानी 0, cos 0 होता है 1, sin 0 1, ये 0/1 यानी ई का पावर 0। चलो ठीक है, यहाँ पे तो अरे वाह ये तो हो ही गया, बहुत आसानी से हो गया। तो x के जगह 0 डाल देंगे तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, 1 - 1 0, और cos x के जगह आप अगर अप्लाई कर देंगे 0 तो ये हो जाएगा 1, और sin 0 0, 1 × 1 1, तो 0/1 यानी 0, e टू दी पावर 0, आंसर क्या आ गया 1। अरे वाह ये तो आंसर आ गया आपका, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी 1 आ गया। चलो इस तरीके से ये वाले फार्मूले से हो गया। और अगर आप शॉर्टकट करना चाहते थे, इसका शॉर्टकट करना चाहते थे तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि भी अगर लिमिट x टेंस टू जीरो, अगर 1+tan x दिया है, 1+tan x दिया है अपॉन में 1+sin x दिया है के पावर में कोसेक x दिया गया है, तो कोसेक x यानी क्या होता है आपका एक्चुअल में 1/sin x होता है, 1/sin x होता है। तो जब x टेंस टू जीरो है, ये याद रखना, ये साइन का ग्राफ होता है, किसका ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ। जब हम जीरो के तरफ जा रहे हैं, जीरो के पास जा रहे हैं, जितना हम ये जीरो के पास जाएंगे बेटा, जितना हम जीरो के पास जाएंगे तो ये जो साइन एक्स है बहुत छोटा हो जाएगा। साइन एक्स किसका काम करता है, एक्स का काम करता है, ये तो आपने देखा है जब एंगल बहुत छोटा हो या एक्स बहुत ज़्यादा छोटा हो, कैसे हो जाता है, ये कैसे काम करता है देखो आप, ये जो यहाँ से लेके यहाँ इसको आप तोड़ दो,
इतना मैं मिटा देता हूँ, मिटा दो इतना, मिटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये इस तरीके की आपको एक लाइन दिखती है, यानी ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है बेटा, ये तो y इक्वल टू एक्स लाइन है ना, इसलिए जो साइन एक्स का जो ग्राफ है, ये जो साइन एक्स का जो ग्राफ है, जब मैं बहुत छोटा यानी कि जीरो के पास जाऊंगा, जीरो के पास, जीरो के पास जाऊंगा नेबरहुड में, तो देखूंगा ये एक तरीके से सिंगल लाइन के रूप में बदल जाता है, यानी कि y इक्वल टू एक्स में, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन जैसा बिहेव करता है उसमें बदल जाता है, इसलिए हम साइन एक्स को एक्स कहते हैं। भैया मैं पिछले 15 साल से टीचिंग लाइन में हूँ, बहुत बारीक कंसेप्ट विद्यार्थियों में आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये तो उसी तरीके से जो 10x का जो ग्राफ होता है, जो इस तरीके से निकलता है 10x का जो ग्राफ होता है, जब यहाँ पे भी मैं जीरो के पास जाऊंगा, कहाँ पे जाऊंगा, जीरो के पास, तो ये वाला ग्राफ भी ना y इक्वल टू एक्स का काम करेगा, y इक्वल टू एक्स का काम करेगा। तो हम लोग इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू जीरो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाय एक्स, साइन एक्स हो गया 1 बाय एक्स, एक्स की जगह जीरो डाल देंगे हम लोग यहाँ पे, तो ऊपर आ जाएगा 1 बाय 1 1, 1 का पावर इन्फिनिटी। या दो तरीके से कर सकते हैं, 1 बाय एक्स को बाहर निकालेंगे तो 1 का पावर इन्फिनिटी है, -1 करेंगे तो भी आंसर आता है फंक्शन, तो ये तो कैंसिल हो गया, 1 का पावर क्या बचा, लिमिट x टेंस टू जीरो कांस्टेंट का पावर 1 बाय एक्स। तो कांस्टेंट पे तो आप लिमिट अप्लाई, तो नीचे कांस्टेंट है, लिमिट अप्लाई होगी नहीं, यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी, 1 बाय एक्स बचेगा, 1 बाय एक्स बाहर निकालेंगे और 1 -1 कर देंगे, फंक्शन -1, 1 -1 हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर नहीं करना है ऐसा तो और एक तरीका है, और एक, अरे बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके से मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। 1 प्लस एक्स के पावर में 1 बाय एक्स को रखो, लिमिट यहाँ पे भी सेपरेट कर दो, लिमिट x टेंस टू जीरो 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाय एक्स रखो, तो इसका आंसर ई आता है, इसका भी आंसर ई आता है, ई कैंसिल, आंसर क्या आ जाता है आपका 1 आता है। तो दोनों तरीके से, अरे यहाँ पे आंसर 1 आया, यहाँ पे कहाँ पर गए हम लोग, 1 पे आंसर है, तो फिर ये वाला ऑप्शन, ये गलत तरीके से अपन ने किया है, फिर ये गलत तरीके से, अगर यहाँ से आंसर 1 आ रहा है, यहाँ से भी आंसर 1 आ रहा है, फिर अपना ये सही तरीका है, ठीक है। तो कुछ तरीके लगेंगे, कुछ तरीके नहीं लगेंगे, जो तरीका नहीं लगेगा वो नहीं लगेगा, और जो लगेगा वो लगेगा, सिंपल सी बात है। तो आशा करता हूँ कि ये वाला एग्जाम्पल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब आखिरी वाला एग्जाम्पल देख लो, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर दिया गया है, फंक्शन आपको समझ में आ चुके हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। चलो ये वाला मैं मिटा देता हूँ। इस तरीके से इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया जाना चाहिए, और सॉल्व करना ही पड़ेगा, बहुत सारी लिमिट है, जब तक कि आप PYQ सॉल्व नहीं करेंगे भैया आपकी एग्जाम निकलने वाली नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो फंक्शन -1 से 3 के बीच में है, अब -1 से 3 इंटरवल है, -1 से ये 3 है, यानी कि -1 और 3 एक क्लोज इंटरवल दिया है, से आर में फंक्शन डिफाइंड है, और ये आपका कुछ फंक्शन इस तरीके से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मॉड एक्स का फंक्शन जो होता है, अगर आपको मॉड एक्स दिया गया है तो आप ध्यान में रखेंगे एक्स ग्रेटर देन जीरो, माइनस एक्स, एक्स लेस देन जीरो, इक्वल टू लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ। मॉड एक्स दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये तो बता दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत बार बताया है, बहुत बार पूछा जा रहा है ना, जानबूझ के ऐसे पूछा जा रहा है जैसे ये बहुत हार्ड है, कुछ भी नहीं है, चिल्लर है, इस तरीके से चलता है और ये चल रहा है। फिर ये इस तरीके, हर एक आप देखेंगे इंटीजर में -1 है, -2 है, -1 है, -2 है, फिर यहाँ पे 1 है, ये आपका 2 है, इस तरीके से आपका ग्राफ है। ये आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का ग्राफ है। हर एक इंटीजर पे ये फंक्शन बहुत बार बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ, इसके पहले भी बताया हूँ, हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होता है, हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस। लेकिन ये फंक्शन को तो मैं पहले लिख लूँ अच्छे से, चलो पहले मैं ये फंक्शन बनाता हूँ। ये फंक्शन क्या दिया है आपको, मॉड एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, और ये जेई का प्रश्न है, ये जेई में पूछा गया था, जेई एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे इसको हम लोग, ये कभी ना कभी पूछा गया है, कब पूछा गया ये मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन ये पूछा गया है, जेई की किसी ना किसी शिफ्ट में आया हुआ एग्जाम्पल है ये, ठीक है, आया हुआ एग्जाम्पल है जेई में। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना 0 to 1 पूरे के पूरे जीरो, -1 to 1 नहीं चलता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 to 1 नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है, -1 to 1 नहीं जाएगा, और ना ही मॉड फंक्शन को हम -1 से 1 में देखेंगे। या तो मॉड फंक्शन को हम लोग
ये आपका 0 है। यहाँ पे देखेंगे तो पॉजिटिव दिखेगा, यहाँ पे देखेंगे तो निगेटिव। मॉड फंक्शन इधर, निगेटिव 0 के इधर, तो बीच में यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे भी 0 चाहिए। -1 से 0, 0 से 1। तो पहले तो मैं ये फंक्शन को थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन कर दूँ। तो ये मॉड एक्स क्या हो जाएगा, -x होगा। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से -1 के बीच में, 0 से -1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे कि उदाहरण -0.5 ले लो, तो इसका आंसर क्या आता है, -1। बीच में अगर आप 0.5 लेंगे, -0.5, तो ये वापस पिछले वाले इंटीजर पे कूद जाता है। 0 से 1 में लेंगे तो 0 पे आएगा, 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 1 पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा -1। क्यों आएगा -1, क्योंकि -1 से 0 लिया है इंटरवल, तो -1 से 0 लेने के कारण -1 लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन में यहाँ पे 0 बोलूँगा। और ये 0 लेस देन, अब 0 से 1 के बीच में डिफाइन करना पड़ेगा। इसको मैंने 2 इसमें तोड़ा, -1 से 0, अब 0 से 1, ये -1 को 1, -1 से 1 को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ा है, -1 से 0, 0 से 1, -1 से 0, 0 से 1। 0 से 1 में क्या, 0 से 1 में, क्योंकि अभी 0 से इधर पॉजिटिव है, तो ये मॉड पॉजिटिव है, यानी कि ये क्या है, आपका x है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से 1 के बीच में क्या है, 0 है। 0 से 1 के बीच में क्या है, 0 है। अगर 0 से 1 के बीच में 0.5 लेंगे तो आंसर क्या आएगा, इसका 0 आएगा। तो ये 0 यानी सिर्फ x मिलेगा आपको। फिर ये अब इसको देखेंगे हम लोग, ये x, और ये 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 पॉजिटिव, 1 और 2 इंटरवल ये तो है। ऐसा कोई बीच में निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में तो है नहीं, जैसा कि यहाँ पे था। 1 2 सिंपल है, 1 2 के बीच में आने तो पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे 1 2 के बीच में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 1 2 के बीच में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो यहाँ पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ही नहीं, x प्लस मॉड x है, तो x प्लस मॉड x तो x ही रहेगा, x प्लस x, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं ये 2x हो गया, 1 लेस देन x लेस देन 2 में। अब यहाँ पे हम लोग इसमें देखेंगे 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 रहता है। तो 2 से 3 के बीच में, तो इसको हम लोग 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3 देखेंगे, फिर इक्वल टू भी 3 देखेंगे, यानी x इक्वल टू 3 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी 2 से 3 के बीच में, ये x प्लस 2 आएगी, ये x एज इट इज रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो 2 और 3 के बीच में ये 2 रहता है, इसलिए मैंने x प्लस इसकी वैल्यू आ गई 2। फिर इक्वल टू 3 पर क्या आएगा, इंटीजर x प्लस 3 आएगा, ये x तो एज इट इज रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है x, ये हो जाएगा 3, 3 पर 3 होता है, ठीक है। 2 पर 2 होता है, 2 और 3 के बीच में भी 2 होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब फंक्शन के हर एक फंक्शन के बारे में अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें आपको बहुत डिटेल में फंक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आपके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मैं यहाँ पे आपकी फुलफिल कर रहा हूँ। तो ये आ गया आपका फंक्शन, ये आ गया आपका फंक्शन बन के तैयार हो गया। अब देखो 0 में लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो एट 0 पे देखेंगे। 1 और 1 पे लेस देन है और ग्रेटर देन इक्वल टू है, तीनों है, तो 1 पे देखेंगे। 2 पे लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो 2 पे देखेंगे। और x पे लेस देन और इक्वल है, तो चलो ठीक है, 0 1 और 2 पे हम लोग देखेंगे वाले हैं, 0 1 और 2 पे। तो जब आप x, हाँ x के जगह जब आप 0 अप्लाई करेंगे, x के जगह 0, ये 0 हो जाएगा। और x लेस देन 0 में लेफ्ट हैंड लिमिट में x के जगह 0 अप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे या तो ये डिसकंटिन्यूस दिखाई दे रहा है, x के जगह 0 डालने पे फंक्शन 0 हो रहा है, यानी f ऑफ 0 पे 0 दिख रहा है। x लेस देन 0 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इस फंक्शन को, यानी -x, माइनस बाहर निकल ले तो -x प्लस 1 हो जाएगा, तो -x प्लस 1, x के जगह 0 तो आंसर क्या आएगा -1, दोनों सेम नहीं आए, तो ये अभी डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब 1 पे देखते हैं, 1 अगर x के जगह 1 में पुट कर दूँ तो ये तो 2 हो जाएगा, तो f ऑफ 1 यानी 2 हो जाएगा। अब ये 1 और लेस देन ग्रेटर देन के लिए 1 अगर x से छोटा है, 1 लेस देन इक्वल टू x ऐसा लिखा था, तो लेस देन तो हम इक्वल टू वाला तो हम लोगों ने देख लिया। अगर लेस देन वाला देखेंगे, 1 x से छोटा है मतलब x 1 से बड़ा है, यानी ग्रेटर देन वाली भी खत्म हो चुकी है, यानी इक्वल टू और ग्रेटर देन का एक ही आंसर है जो कि है 2। अब लेस देन यानी x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन देखेंगे f ऑफ x, और इस पे फंक्शन क्या है, x लेस देन 1 पे फंक्शन क्या है, x है। 1 अप्लाई करेंगे वैल्यू 1 आएगी, दोनों पे डिसकंटिन्यूस है, इस पे 2 आ रही है, इस पे 1 आ रही है, तो ये भी डिसकंटिन्यूस हो गया। एट x इक्वल टू 1 पे 2 पे देखेंगे, इक्वल टू 2 रख देंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू, दो लिमिट यहाँ पे आ रही है, दो आंसर यहाँ पर हमारे मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है यहाँ पे, 2 रखने पे 2 + 2 4 मिल रहा है, तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिल रही है, 4 मिल रही है।
लेस देन 2 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट पे देखेंगे तो भी आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि अच्छा 4 आ रहा है, ठीक है। 2 पे देखेंगे फिर एक काम करते हैं, लेस देन 3, और अगर हम ग्रेटर देन, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू लिखता हूं मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो भी 3 मिलेगा। चलो ठीक है, 3 पे भी देख लेंगे हम लोग, 3 पे भी देखेंगे। 2 पे अगर देखते हैं, 2 पे देखते हैं तो 2 इंटू 2 यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू क्या आ रही है, 4 आ रही है यहाँ पे, ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। 3 पे चेकआउट करते हैं, ग्रेट इक्वल टू पे, तो 3 प्लस 3 है तो 9 होगा, यानी एफ ऑफ 3 इक्वल टू, सॉरी 3 प्लस 3 6 होगा, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेस देन x लेस देन 3 पे देखेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे हम डालेंगे 3 और 2 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेकआउट कर रहा हूँ, 3 माइनस फंक्शन क्या है आपका x प्लस 2 है, तो ये क्या आ रहा है 5, ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, तो यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूस हो गया, डिसकंटिन्यूट एट x इक्वल टू 3 पर, 3 पर भी हो गया। तो भैया यहाँ पे 0 1 2 और 3 पे चेकआउट करना था, जिसमें से फंक्शन 0 पे 1 पे और 3 पे डिसकंटिन्यूस है, सिर्फ 2 पे कंटिन्यूस है, सिर्फ 2 पे कंटिन्यूस है। तो हमको किसके बारे में पूछा गया है, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, देन f इज कंटिन्यूस एट ओनली 1 पॉइंट, कंटिन्यूस के बारे में पूछा गया है ना, तो ओनली 1 पॉइंट, ठीक है। ओनली फंक्शन इज, एक मिनट, क्वेश्चन क्या लिखा है अपने पास, एक बार क्वेश्चन को चेकआउट कर लेता हूं मैं। हाँ यहाँ पे नहीं क्या, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है, यहाँ पे फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूस पूछा गया था, मैंने यहाँ पे कंटिन्यूस लिख दिया। यहाँ पे डिसकंटिन्यूस एट, किस पे डिसकंटिन्यूस है ये पूछा गया था कि कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, तो ये एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस, एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, बाकी 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस, ओनली 3 पॉइंट्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन यहाँ पे डिसकंटिन्यूस पूछा है तो 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, अगर कंटिन्यूस पूछा होता तो एक ही पॉइंट पे, ओनली 1 पॉइंट पे कंटिन्यूस है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, जो कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद ही विद्यार्थियों आप लोगों को आएगा कि आप फंक्शन के बारे में अच्छे से जानते हो, और आप इन फंक्शन पे ये जो इस तरीके के फंक्शन है इसको पहचान के अगर आप इसके पर्टिकुलर इंटरवल पे अगर आप इसको लिख पा रहे हैं, तभी आप इसकी कंटिन्यूटी निकाल पाएंगे, वरना आप निकाल नहीं पाएंगे। तो आशा करता हूँ विद्यार्थियों, जो भी 5 एग्जाम्पल मैंने आज के वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाए हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूले। जो भी विद्यार्थी सीईटी की पढ़ाई कर रहे हैं, जेई की पढ़ाई कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम आपका है, मेरा काम पढ़ाने का है। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना है, क्योंकि गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।